हाँ तो बच्चों क्लास 6 चैप्टर 2 साइंस आपके सामने है। फूड व्हाट डज इट कंटेंट्स ना। अभी तक आप पढ़ चुके हो कि हम जो भोजन करते हैं उसमें क्या क्या होता है, यानी हमारे शरीर को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं ना। तो फूड में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा था। फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड फूड दे आर कॉल्ड फूड कंपोनेंट्स। ओके, इसके अलावा जो है वाटर, रगेज, ये जो है इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स होता नहीं ना। जैसे क्वेश्चन अगर कर दे कि वाटर में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है या रगेज में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ये रगेज में या वाटर में न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है ना। वाटर और रगेज जो है, वाटर तो हम जान गए कि फूड को डाइजेस्ट होने से वेस्टेज कंपोनेंट्स को शरीर से बाहर निकलने तक के लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है, और यही काम रगेज भी करता है। रगेज जो रेशेदार फल सब्जियां होते हैं ना, जिसमें रगेज ज़्यादा होती है, उसको अगर हम खाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में जो है सो जितने भी वेस्टेज मटेरियल्स हैं उसको मूव करवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिए थे। कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के तरीके भी हमने जान लिया था, ये मेथड को याद रखना है। ठीक है, और जितना भी ये टेस्टिंग मेथड आता है ना, सबको आपको नोट कर लेना है। इसके ऊपर नंबर दिया रहता है, देख रहे हो। जैसे ये प्रैक्टिकल टास्क 1 है ना, प्रैक्टिकल टास्क 1 किसके लिए है? तो पोटैटो को कट करके और हम पता लगाते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो किसी भी चीज़ में अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर उस फूड मटेरियल्स पे हम कार्बोहाइड्रेट्स पे यदि हम डाइल्यूट आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, समझ गए, मतलब आयोडीन का घोल यदि हम डालेंगे तो उस पर जो है पैच बन जाएगा। वो क्या होगा? पैच किस कलर का? तो ब्लू ब्लैक कलर का होगा, ब्लू या फिर ब्लैक। स्टार्च कम होगा तो ब्लू बनेगा और स्टार्च ज़्यादा होगा तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टार्च का यही पहचान है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो थी वो थी फैट। फैट हम देख लिए कहाँ से आती, किन किन खाना की चीज़ों में फैट होती है। फैट एनर्जी गिविंग होता है, और फैट में हमें 2 टाइप्स ऑफ फैट पढ़ा था। पहला फैट था हमारा क्या, जो हेल्दी फैट, और दूसरा अनहेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट क्या करता था? हमारे बॉडी को जो है कैंसर से लड़ने की क्षमता देता था ना, इसके अलावा ढेर सारी एनर्जी भी देता है। लेकिन अनहेल्दी फैट जो है वो हमारे हार्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब इसको भी पहचानने के 2 तरीके थे ना। एक में हमने देखा था कि जो है सो मतलब 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं और उसमें जो है सो मतलब फैट वाली जो चीज़ें हैं उसको हम डालते हैं, और उसके बाद उसमें अगर हम जो है अल्कोहल डालते हैं, इथेनॉल डालते हैं, तो क्या होता है? वो क्लाउडी हो जाता है, बादलों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये फैट की पहचान है। जब फैट के ऊपर एथेनॉल पड़ेगा तो वो बादलों की तरह बन जाएगा। तो इसी प्रक्रिया से आप देखोगे कि जो है सो मतलब दूध की जो जांच की जाती है ना सेंटर उंटर पे, तो इसी तरीके से। दूसरा होता है कि फैट में तैलीय तेल की तरह चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम इसमें हम जाने थे कि अगर हम किसी सीड को जिसमें फैट होता हो, जैसे कैस्यू है, आलमंड है, इस सब को किसी सीड को हम लिए और किसी कागज़ के ऊपर रख के अगर हम क्रैश करेंगे तो पेपर पे क्या होगा? जो पेपर पे पैच आ जाएगा, धब्बा आ जाएगा, जो कि ऑयली होगा, तैलीय होगा ना, तेल के समान होगा। तो इससे पता चल जाता है कि फैट है। इसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन को हम कहते हैं, और फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या था? एनर्जी गिविंग था, यानी इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता था। इसके बाद सेकंड है, ये थर्ड में है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में जो है न्यू सेल्स को डेवलप करता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है। इसके अलावा कहीं हिल्स हो, वंड्स हो, चोट उट लग गया हो, मोच हो, या किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो उसको ख़त्म करने का काम करता है। प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं देख रहे हो, ढेर सारे लिस्ट हैं, 10-12, कम से कम 5-5 नाम आपको जरूर याद रखने। ठीक है, अब यहाँ प्रोटीन की पहचान भी थी। प्रोटीन की पहचान क्या थी? तो यहाँ पे आपने देखा था कि इसमें हमने क्या कर रखा था, जो मतलब टेस्ट ट्यूब लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था ना।
अब उसमें क्या किए, ये एक मतलब एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा दूध लेके 2-4 चम्मच डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मिला दिए और 2-3 ड्रॉप जो है कॉपर सॉल्यूट मतलब सॉल्यूशन का मिला दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक वायलेट कलर अपीयर हो गया, बैगनी रंग का रंग बन गया, यानी दोनों की 2-3 बूंद अगर हम डाल दिए उसमें दूध में तो दूध का कलर कैसा हो गया, बैगनी हो गया। तो ये बैगनी कलर जो है वायलेट कलर, ये पहचान है किसका, कि दूध में प्रोटीन है, यानी जिस चीज में भी प्रोटीन रहेगा तो उसका कलर वायलेट हो जाएगा। ठीक है। अब चौथी आती है विटामिन। तो विटामिन में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी को जो है सो विटामिन की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं है ना, लार्ज अमाउंट में हमें विटामिन नहीं चाहिए, बल्कि वेरी लिटिल क्वांटिटीज़ में चाहिए, बहुत छोटी कम मात्रा में चाहिए। लेकिन इसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये बीमारियों से हमें बचाता है। अगर इसकी लैक हो गई, शरीर में किसी विटामिन की कमी हो गई तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे ना। और विटामिन जो है देख लिए थे, विटामिन ए, विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स थे ना, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है। अब कौन से विटामिन से क्या, याद है कि 2.1 ये कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए, टेबल नंबर 2.1 है ना। विटामिन देयर सोर्सेज, कहाँ से आ रही हैं विटामिन और उसकी क्या इंपोर्टेंस है, यानी उसके लैक होने से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सारे विटामिन की दी हुई है लिस्ट, तो इस लिस्ट को याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद रगेज, तो रगेज में हम जानते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, ये सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक है। शुगर में ही पाया जाता है सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा रूप है सेल्यूलोज। ठीक है। और सेल्यूलोज की खासियत होती है कि ये हमारे बॉडी में यानी मुंह में टेस्ट आएगा, जैसे आप डायबिटिक पेशेंट जो है जिसको मधुमेह की बीमारी है उसको देखते हो ना कि वो क्या करता है कि शुगर फ्री यूज़ करता है, चाय में भी शुगर फ्री डालेगा, मिठाई भी शुगर फ्री उसको चाहिए। तो शुगर फ्री क्या होता है, स्वाद तो मीठा होता है लेकिन उसको हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं करता, उस मीठापन को हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा और जैसे का तैसे वो शरीर से बाहर निकल जाए। समझ गए। तो उसमें जो मिठास होती है वो कैसी होती है, सेल्यूलोज की मिठास होती है। तो डायबिटिक पेशेंट को तो शुगर से परहेज करना है, चीनी तो उसको खाना नहीं। अगर वो चीनी खाएगा तो उसके बॉडी में अगर शुगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, उसका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। तो वो जो खाता है शुगर फ्री यूज करता है वो इसीलिए कि फीका चाय तो अच्छा नहीं लगता, तो चलो शुगर फ्री डाल के चाय पी ली। अब चाय में जो मिठास है वो किसकी है, तो सेल्यूलोज की है, और सेल्यूलोज तो शरीर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो वो मिठास अपने आप बाहर निकल जाएगी मलमूत्र के द्वारा। ठीक है। तो सेल्यूलोज कहाँ होता है, प्लांट सेल वाल में ही होता है। प्लांट का जो सेल वाल होता है ना वहाँ पे सेल्यूलोज होता है। तो रगेज जो होता है कि ये कोई न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं देता, बल्कि ये क्या करता है, जो नॉर्मल वर्किंग जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का जो सामान्य क्रिया है, भोजन आया तो उसको पचाना है, पचा के जो भी उसमें फूड न्यूट्रिएंट्स मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, उसको जिस बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे जो जरूरत है ब्लड के द्वारा उसको सर्कुलेट करते रहना है। और जो वेस्टेज बच गए, जो कचरे बच गए तो उसको शरीर से ना पुट आउट कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो ये बाहर निकालने का काम रगेज करता है ना। कहता है रगेज प्रोवाइड बल्क ऑफ द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर्स। देख लिए हिस्सेज जो हैं, जो शरीर में वेस्ट मैटर है उसको मूविंग थ्रू द ना इंटेस्टाइन, आंतों से बाहर निकालने का काम करता है और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज की शिकायत को रोकता है। कब्ज का मतलब क्या, कब्ज का मतलब हो गया कि समय पे लेट्रिन जो है वो नहीं होता है तो कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो कब्ज की शिकायत में क्या होती है, पेट में दर्द होना, गैस बनना, कई तरह की समस्या होती है। पेट यदि साफ रहता है तो ये सब नहीं होता। तो ये कहाँ रगेज पाया जाता है, तो पॉपकॉर्न, मक्के में पाया जाता है, ओकड़ा ना भिंडी में, रोस्टेड ग्राम्स भुने हुए चना में, कवेज बंद गोभी में, इस सब में ढेर सारी मात्रा में रगेज पाए जाते हैं। ठीक है। तो वाटर और रगेज जो है वो देख लिए। इसके बाद हम पढ़े थे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या था कि जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए उसकी सफिशिएंट जो है वो जो हमारे लिए बॉडी के लिए सफिशिएंट है नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी के लिए, तो वो हमारे फूड सप्लीमेंट में होनी चाहिए ना। जितनी क्वांटिटी हमारे बॉडी को चाहिए फूड सप्लीमेंट की वो हमारे फूड में होनी चाहिए। तो ऐसे फूड को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। कहता है कि कोई एक फूड आइटम जो है ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं दे सकता, बल्कि उसके लिए हमें जो फूड आइटम्स हम एडुकेट करते हैं, मतलब जो लेते हैं ना, उसका एडुकेट अमाउंट होना जरूरी है, यानी उसको इस तरह से आप
तय कीजिए इतनी रोटी खाना है, इतनी सब्जी खानी है, इतनी चटनी खानी, इतनी दूध खानी, यानी सारे फूड, हमारा फूड आइटम ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी चीज सफिशिएंट अमाउंट में आ जाए ना। इसके अलावा हमें दूध पीने के लिए भी कहा जाता है, डेली हमें दूध पीना चाहिए। इसके अलावा पानी भी पीना चाहिए और रगेज कंटेनिंग फूड भी खानी चाहिए, यानी वैसा फूड आइटम खानी चाहिए जिसमें रगेज हो, ताकि हमें कब्ज की शिकायत ना हो, हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो आसानी से बाहर निकलता रहे। ठीक है, तो ये देख लिया, बैलेंस डाइट को समझ गए ना। ये बैलेंस डाइट सबके लिए एक जैसा नहीं होगा। एक छोटा सा बच्चा है तो उसका बैलेंस डाइट चार्ट अलग बनेगा, एक बड़ा एडल्ट आदमी है, बड़ा आदमी है तो उसका अलग बनेगा, बूढ़ा आदमी है उसका अलग बनेगा ना। इसी तरह हमने देखा कि अलग अलग प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, मजदूर हैं तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, फैट ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर कोई क्लर्क है जो बैठ के काम करता है तो उसके फूड में क्या होनी चाहिए ना, तो वो फिजिकल वर्क तो वो कम करता है ना, तो लेबर के हिसाब से तो उसको कम कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन चाहिए। अगर वो उतने वही खाना वो भी खाता रहेगा तो क्या होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा और काफ़ी सारे डिजीज जो है पैदा हो सकते ना। इसके अलावा जो छोटा बच्चा होता है उसको बढ़ने के लिए क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है, तो उसके बॉडी में नए नए टिश्यू को बनने की जरूरत होती है फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, तो उसको जो है प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन वाले फूड आइटम्स जो है वो देने चाहिए ना। अब हम देखे थे कि सम वेस्टफुल प्री कुकिंग एंड कुकिंग पार्टिकल्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, सम वेस्टफुल यानी मतलब कुछ, हाँ देखिए हम जो खाना पकाते हैं ना, तो कुछ हमारे खाना पकाने के जो तरीके होते हैं, तौर तरीके, उसके हिसाब से क्या होता है कि बहुत सारे मतलब नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड आइटम्स में वो रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हमारे जो खाना पकाने का तरीका हो, कुकिंग प्रैक्टिस हो, वो इस तरह से हो जो वेस्टेज जो हो या वेस्टफुल मतलब वेस्टेज जो है न्यूट्रिएंट्स का वो कम से कम हो, तो उसी को हम इसमें पढ़ें। कहता है रॉ फूड मटेरियल्स आर वास्ट, कच्चे मतलब जो खाद्य सामग्री होती है उसको पहले हम क्या करते हैं, धोते हैं, पील्ड छीलते हैं, कट काटते हैं और फिर उसको कुक्ड पकाते हैं, टू मेक देम फिट टू इट फॉर ईटिंग, और उसको अपने खाने के लिए फिट बनाते हैं ना। अब देखिए कहता है कुकिंग ऑफ फूड हैज टू मेन बेनिफिशियल इफेक्ट, खाना पकाने के दो जो है मेन लाभ हैं, कौन कौन है, तो कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड, कुकिंग जो है खाना पकाने से क्या होता है कि टेस्ट जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, स्वाद बढ़ जाती है। कहता है कुकिंग मेक्स द फूड इजियर टू डाइजेस्ट, और ये भोजन जो है वो पचने में आसानी हो जाती है, आसानी से पच जाती है। कहता है हाउएवर सम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्री कुकिंग एंड कुकिंग पार्टिकल्स। कहता है कभी कभी क्या होता है कि सम न्यूट्रिएंट्स, कुछ खाद्य सामग्री जो है, कुछ पोषक तत्व जो हैं जो कि फूड मटेरियल में प्रेजेंट तो रहते हैं, फूड मटेरियल में रहते हैं, लेकिन लॉस्ट हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। कैसे, तो प्री कुकिंग एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस, खाना पकाने के दौरान या खाना पकाने से पहले उसको नष्ट हम लोग कर देते हैं जानकारी के अभाव में। तो अगर जानकारी रहेगी तब तो ऐसा नहीं होगा ना। तो वो क्या है देखिए, कहता है कि वी शुड बी अवॉइडेड, हमें क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज से परहेज करना चाहिए, तो द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब कौन सा तरीका है जिससे हमारा जो है न्यूट्रिएंट्स लॉस कर जाता है, तो देखिए रिपीटेड वॉशिंग, बार बार धोना, किसी भी खाद्य सामग्री को बार बार धोना, जैसे कि राइस, चावल को बार बार धोएंगे तो क्या होगा, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो निकल जाएंगे। पल्सेज को बार बार धोएंगे तो उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो उसकी मात्रा क्या होगी, पानी के साथ बह जाएगा, कम हो जाएगी। फ्रूट्स को भी अधिक मात्रा में नहीं धोनी चाहिए ना। वेजिटेबल्स, रिमूव द वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन आपने पढ़ा था ना, दो तरह के थे ना, ए और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, और बाकी जो भी थे बी डी ई और के ये क्या थे, फैट सॉल्युबल थे ना। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो क्या होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे। एंड सम मिनरल्स ऑफ देम, और कुछ खनिज पदार्थ भी होते हैं वो इसमें क्या होंगे, निकल जाएंगे। दिस लोअर्स देयर न्यूट्रिएटिव वैल्यू, इससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिएटिव वैल्यू जो है, यानी जिसके लिए हम खा रहे हैं, जो पोषक तत्व के लिए हम खा रहे हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना, लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, ये तो देख लिए एक। अब कहता है कि टेकिंग ऑफ थिक पिल्स, मोटा छिलका उतारना। अब खीरा खाते हैं,
ना, या पपीता खाते हैं तो काफ़ी मोटी परत छिलके की हम उतार डालते हैं। अब क्या होता है कि मतलब टेकिंग ऑफ थिक पिल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों से अगर हम ये मोटा सा छिलका उतारते हैं तो लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, तो इससे भी विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं लॉस होते हैं। कहता है इफ पीलिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर छीलने की जो प्रक्रिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हैज़ टू बी डन, अगर करनी पड़े यानी छीलना अगर जरूरी लगे तो द पिल्स रिमूव्ड शुड बी एज थिन एज पॉसिबल, तो जितना संभव हो सके उतना पतला छिलका उतारेंगे। ठीक है, कई सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं ना जिसमें हमको पिल्स करनी ही पड़ेगी, छिलके उतारने ही पड़ेंगे, तो इतना पतला छिलका उतारिए जितना संभव हो, इससे क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स कुछ बचे रह सकते हैं। ठीक है, कहता है कि द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेज विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए कुछ जो है सो मतलब वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेज हैं ना, वेस्टफुल इसमें वेस्टेज ज़्यादा होते हैं। कहता है कुकिंग फूड ए हाई टेम्परेचर, अगर ज़्यादा तेज आंच पे किसी चीज़ को पकाया जाए तो लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी क्या होता है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की खासियत है कि अगर तेज आग पे इसको पकाओगे तो ये खत्म हो जाएगा। कहता है देयरफॉर वी शुड इंक्लूड सम फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन आवर फूड टू गेट द रिक्वायर्ड विटामिन सी। हम जो फूड और सब्जी का यूज़ करते हैं उसमें कुछ फ्रूट और सब्जी जो है उसमें क्या होते हैं विटामिन सी की मात्रा रहती है, लेकिन अगर हम उसको तेज आंच पे पका देते हैं तो वो नष्ट हो जाती है। वी मस्ट ईट सलाद, ठीक है, हमें सलाद जरूर खाने चाहिए, समझ गए, और ऐसे फूड आइटम्स को ज़्यादा तेज आंच पे नहीं पकानी चाहिए। कहता है ड्रेनिंग आउट द वाटर, ड्रेनिंग आउट द वाटर, ठीक है, इन व्हिच मतलब छान के निकाल देना ना, पानी में से छान के निकाल लेना। जैसे इसमें कहता है इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल्ड, इसमें क्या करते हैं कि फूड आइटम को हम पहले बॉयल करते हैं, लीड्स टू द लॉस ऑफ सम प्रोटीन, इससे क्या होता है कि उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो पानी में घुल गए, एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, जो प्रोटीन है और मिनरल्स हैं वो क्या हो गए, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी में मिल गए, और फिर हम उसको ड्रेनिंग आउट कर देते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। इस प्रक्रिया से पहले हमारे यहाँ चावल बनती थी, याद है ना, चावल को हम बॉयल करते थे और फिर उसको मर पसाते थे ना, यानी चावल का सारा पानी निकाल के फेंक देते थे और फिर हम चावल खाते थे। जिससे क्या होती थी कि राइस में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते थे, प्रोटीन्स वगैरह होते थे, तो वो सारे के सारे ज़्यादातर क्या होते थे पानी के साथ बाहर निकल गए ना। तो हम जानबूझ के नहीं, अनजाने में, कहने हम नहीं ना समझी के समझ के अभाव में हम क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं खाने में, खाना क्यों खाते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स के लिए तो खाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को ही हम बाहर फेंक देते हैं, समझ गए। अब इसके बाद है डिफिशियंसी डिजीजेज। डिफिशियंसी डिजीजेज हम देख लिए कि विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, और उसकी अगर लैक हो जाए, बॉडी में कमी हो जाए, वो भी लंबे समय तक के लिए, तो क्या होती है कि हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। देखिए ए डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी डिफाइंड एज ए डिजीज, इसको ऐसी बीमारी के रूप में पहचाना गया है व्हिच इज कॉजेड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, हमारे खाने में अगर किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो ना ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए, तो फिर हम इस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी डिजीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे दिया गया है कई सारे डिफिशियंसी डिजीज का चार्ट है, ठीक है, वो देखिए क्या क्या है। पहला कहता है कि प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, अब यहाँ पे जितना भी डिजीज दिया गया ना, स्टंटेड ग्रोथ ना, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स ना, ये सब जितने भी दिए गए हैं ये क्या है कि प्रोटीन का अगर लैक होगा तो ये बीमारी होंगी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अगर लैक होगा तो ये जो नीचे चार्ट दिया गया है ये बीमारियां होंगी। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, जिसको हम शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो ये बीमारी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ये बीमारियां होंगी। अब विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन की कमी से ना कौन कौन सी बीमारी होंगी, तो उसके भी यहाँ पे दिए हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होंगी, इसके लिस्ट समर वैकेशन में भी आपको दी गई थी ना। मिनरल्स के डिफिशियंसी से भी होते हैं, मिनरल्स की डिफिशियंसी से आपको जो है रिकेट्स हो जाएंगे, गोइट्री हो जाएंगे, अनीमिया हो जाएंगे, ठीक है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। और इसके लिए आपको एक चार्ट भी प्रिपेयर यहाँ पे किया गया है, दिया गया है बुक में, ठीक है, तो हम वहाँ पे जो उतना टाइम वेस्ट करते
उससे अच्छा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से देखिए क्या हो रहा है, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में यानी पुअर विजन, कम दिखाई देना, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को बिल्कुल दिखाई नहीं देना, लॉस ऑफ विजन, दृष्टि कम हो जाना। कौन से विटामिन की कमी से? ए की कमी से। बी की कमी से बैरी बैरी होता है। इस बैरी बैरी में क्या होता है? वीक मसल्स एंड टायर्डनेस, मतलब मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और थकान ज़्यादा आती है। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, यानी ब्लीडिंग गम्स, मसूड़े में से खून निकलता रहता है। लेट हीलिंग ऑफ वुंड्स, ठीक है, और लेट हीलिंग ऑफ वुंड्स मतलब जब भी कभी चोट वोट लगती है या घाव बनते हैं तो देर से ठीक होते हैं। रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है? सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स, हड्डियां जो होती है मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है। ठीक है, ये विटामिन की कमी से होने वाले थे। अब मिनरल्स की कमी से, जैसे आयोडीन, आयोडीन की कमी से ग्विट्रे, जिसको घेंगा घेगा कहते हैं, इसमें फूल जाता है शरीर का ना। कहता है सोलन ग्लैंड्स, नेक रीजन, गर्दन में क्या होती है? घेग निकल जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं उसकी मानसिक संतुलन भी कम हो जाती है, दिमाग भी कम हो जाती है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है, यानी खून की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या होती है कि जनरल वीकनेस, टायर्डनेस, कमजोरी लगेगा, थकावट महसूस होगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और दांत जो होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। कहता है कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, ये होती है। इसकी वजह से क्या होती है? वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर होती हैं, और डेंटल कैरीज, यानी दांत जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है, झड़ने लग जाते हैं। तो ये सभी विटामिन की कमी से, उसके डिफिशियंसी से होने वाली बीमारियां हैं। तो और मिनरल्स की कमी से, तो इसको याद कर लेना चार्ट को, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि हर एक ग्रुप से कम 2 3 4 नाम जरूर याद रखें, ठीक है। और कल जो है सो आगे इसके कोई मतलब एक बार रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको दिया गया है ना, एनर्जी, एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? केमिकल सब्सटेंसेज है जो कि हमारे फूड आइटम में होते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं या फिर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? एनर्जी गिविंग फूड है। फैट क्या है? एनर्जी गिविंग है ना। प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग है। विटामिन क्या है? तो हमें कई बीमारियों से बचाने का काम करता है। मिनरल्स क्या काम करता है ना। रगेज क्या काम करता है? बैलेंस डाइट क्या है? डिफिशिएंसी। ये मेन पेन है और इसके शॉर्ट कट दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतने शॉर्ट भी नहीं चलना है क्योंकि अब 6th क्लास हो, थोड़ा सा तो लंबा चलोगे ना। राउंड अप में भी वही सारे हैं, देख ही लियो, जो शॉर्ट नोट की तरह है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना, इस बुक को बार बार पढ़ोगे और जहाँ दिक्कत होगी वीडियो देखोगे। 3 वीडियो हैं इस चैप्टर के, तीनों वीडियो को अगर 2-3 बार देख लोगे तो पूरी तरह से चैप्टर तैयार हो जाएगी, और जहाँ कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ भी सकते हो। ओके बाय। और ये कई बच्चे हैं जो कि जूम क्लास में अटेंड नहीं कर रहे हैं, जूम क्लास को अटेंड करना जरूरी है। जैसे कि आज जो है सो अमन थी, अमन, स्वाति, ये 2 बच्चे आए थे। एक बच्चा था उसका वो आ ही नहीं पाया, ज्वाइन तो किया लेकिन आ नहीं पाया था ना। अब गुड्डू है, संध्या है, साना है, मतलब ये सब जो है, डॉली है, समझ गए, सत्यम है, ये सब जो है सो एब्सेंट थे, तो एब्सेंट नहीं होना है, समझ गया ना। शुभम है, जितने भी बच्चे हो 6 क्लास के, तो जूम क्लास में ज़रूर अटेंड करो, ठीक है। टाइम भेज दिया जाता है, उस टाइम पे लॉगिन करना है।